बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी तारीख़ का एक स्याह दिन है। हमने बहुत से स्याह दिन देखे, उसमें एक और इजाफा हुआ है। जाफ़र एक्सप्रेस का जो सानहा हुआ, उस सानहे की तफसीलात DGISPR के तवस्सुत से सामने आई, जिसमें बात यह की गई कि 4 FC के एहलकार जो हैं वो मादरे वतन पर कुर्बान हुए। 21 के करीब मासूम जानें जो थीं वो ऑपरेशन से पहले ही वो ज़ाया हो गई। उनको टारगेट किया गया उन दहशतगर्दों की जानिब से जिन्होंने हमला किया था। वो दहशतगर्द जिनकी तादाद 33 बताई जाती है, उन तमाम दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम करने की इस वक्त इत्तलात सामने आई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने असम्बली के अंदर तकरीर की और उन्होंने इस तमाम वाक़े के पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली। अगर देखा जाए हमारे वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात फराम की। लेकिन इस दौर पर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जिस तरीके से प्रोपेगेट किया गया, पाकिस्तान से बाहर बैठे अनासर ने इस वक्त का जिस तरीके से फ़ायदा उठाया और इस सानहे का जिस तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, हमें क्या करना है, हमारा बुनियादी काम क्या है, इसी से बात का आगाज़ करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तानहा जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सिर्फ इस पे एक ही बात मैं कहूँगा, हमें एक कौम बनना है, और जब हम एक कौम बन जाएंगे तो फिर ऐसे किसी भी सहनिया का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। बदकिस्मती क्या है, हम एक कौम नहीं बन पा रहे। हमें सियासी ग्रुपों ने, सियासी जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दिया हुआ है, इतने इख्तलाफात पैदा कर दिए हुए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब मुझे एक बात बता दें, इतना बड़ा सान्या हुआ, ये बहुत बड़ा सान्या है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, अफवाज पाकिस्तान वहां पर पूरा ऑपरेशन करती रही। मेरे पाकिस्तान के वज़रा किधर थे? सीना तान के खड़े थे हमारे जवान, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे जवान। वहां पर लड़ने के लिए जाने वाले दहशतगर्दों का मुकाबला करने वालों को नहीं पता था कि कहां कहां दहशतगर्द छुपे हुए हैं, लेकिन वो अपने लोगों को बचाने के लिए जा रहे थे। ये उस वक्त होता है जब सियासतदान हमारे जो हैं, हमारे हुक्मरान भी इस वाक़े के फौरी बाद एक जगह पे होते, अपोजिशन को भी बुलाते, तमाम लोगों को बुलाते, कहते आओ हम मिलकर कोशिश करें, मुज़ाकरत करने हैं तो मुज़ाकरत करें, लड़ना है तो लड़ें, लेकिन सबसे पहले इस पाकिस्तान के इस सानिए से निपटने के लिए कुछ करें। और बाकी रहती रुती कसर कुछ इंडियन मीडिया और कुछ ऐसे सोशल मीडिया के लोग, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हो, कोई भी हो, उन्होंने कसर निकाली और ऐसी ऐसी चीज़ें डाली गई सोशल मीडिया पे जो नाकाबिले बर्दाश्त नहीं। ये एक ऐसा दर्दनाक पहलू था। मैंने एक औरत को रोते हुए सुना, आपने भी देखी होगी वीडियो, कि जिसका प्यारा नहीं है वहां पे, जो इंतज़ार कर रही है। कभी सोचें, जब ये लाशें घरों में जानी हैं इन जवानों की, ये सब शहीद हैं, चाहे मुसाफिर हैं चाहे FC के जवान हैं, ये सब शहीद हैं। और जिन लोगों ने इन दहशतगर्दों का खात्मा किया है वो हमारे हीरो हैं। बाकी हुकूमत कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ चीजें फारिग हैं। क्या बलोचिस्तान का कोई सूबाई वजीर कोयटा के वहां पे रेलवे स्टेशन पे नहीं आ सकता था? डर लगता था, खौफ था। आप कहते हैं राना अजीम जज्बाती नहीं होना, बड़े प्यार मोहब्बत से ये बात क्या करें। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारी जाके जवान वहां पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे वज़रा जो हैं, ये वतन होगा, ये मेरा मुल्क होगा तो ये सब कुछ ठीक होगा। आपकी सियासत भी होगी, ठीक है। बात यह है कि ये जो कहते हैं ना कि जिनकी ज़रूरत थी वहाँ पे है हुक्मरान, तो बाकी जिनकी ज़रूरत थी वो वहाँ पे हैं, बिल्कुल, जो अपनी जान हथेली में रख के निकले हुए हैं। लेकिन इनकी तनहाई इन हुक्मरानों से कम है, इनकी मराआत इन हुक्मरानों से कम है। फिर क्यों बनाते हैं वजीर? आप एक वजीर मौसूफ कहते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे हुक्मरान जाके? फिर क्यों बनाते हैं वजारतें? क्यों करते हैं? मैंने मोहसिन नकवी साहब का बयान भी सुना, मैंने उनकी एक एक लम्हे की गुफ्तगू भी सुनी। वो थे राब्ते में, बाकी 2 वजीर और थे, वो किस राब्ते में थे?
वो कहां थे? बाकी और भी तो वजारतें थी, वो कहां थे? मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की फौज, इमरान खान ने जब कहा कि इस दहशत गर्दी की जंग में हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, जो हुकूमत करे, जो फौज पाकिस्तान करे, हम साथ खड़े और दहशत गर्दी का खात्मा चाहिए, फौरी तौर पे बुलाते सबको और बुला के कहते आओ जी मिलके करें। और अब भी वक्त है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सब एक हो जाएं। अगर नहीं एक होंगे तो मेरे जहन में रखिएगा हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, चाहे वो इस राइट पे हो चाहे लेफ्ट पे हो, किसी तरफ भी हो, वो भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहां पे, बहुत भारी। और दुश्मन के तमाम अज़ाइम को सबूताज करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक मेज़ पे होना बेहद ज़रूरी है, तमाम ग्रीवियंसेस को एक साइड पे रख के। राना साहब, इस पे मज़ीद मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन हम जो पिछले 2-3 दिन से वो ई टेंडरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, यार वो बड़ा कमाल किया गया सर। वो शेहूपुरे वाला तो बड़ा तेज़ जा रहा है, आपको बता दूँ शेहूपुरे वाला अपने इंजाम को पहुँचने वाला है। अच्छा, आज उस पर एक और वीडियो मिल गई है। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, जिन्होंने पैसे लिए वीडियो शायद वो दे रहे हैं, एक और वीडियो मिल गई है और हम तो इसको इंजाम पे पहुंचा के रहेंगे ना। कम मिला होगा फिर, पता मुझे नहीं पता, हम तो इसको इंजाम तक पहुंचाएंगे चाहे जैसा भी जाए। और आगे मजे वाली बात यह है, जो टीमें इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है ना, वो कसूर तक पहुंच गई हैं। और फिर कसूर मेरी एक MPA से बात हुई, उसने पता क्या कहा, उन्होंने कहा तुसी उत्थे रोंदे हो कि शेहूपुर यह हो गया, उत्थे तो एक नहीं होया, मैं तुहानूं ओहदे होर भी बड़ियां चीज़ां देना। मैं कहा पंजाबी में मुझसे बात कर, मैं कहा जी की देंदे हो? उन्होंने कहा मैं आपको बड़ियां तुहानूं चीज़ां देंगा, तुहानूं पता साडा कसूर की होया? मैं कहा की होया? कहंदा जनाब जदों असीं अपनी मर्जी करनी सी ई टेंडिंग दा, असीं नैट का सिस्टम ही बिठा दिता और सिस्टम बंद करके असीं क्या वैसे ही बोली ला दिओ। सिस्टम बंद कर दी? वो मैं कह रहा हूँ जी यहाँ पे बंदे बंद कर देंगे, सिस्टम की गल करन। वो कह रहे ई टेंडिंग का सिस्टम आना था ना ऑनलाइन, तो नेट खराब हो गया मौके पे है। हाँ हो गया, हो जाता है, दो ही जगहों पे होता है, यहाँ वोटिंग के टाइम होता है या वोटिंग के टाइम होता है, तो यहाँ ये टेंडिंग के टाइम होता है और किस टाइम होता है? सर पूरे पंजाब में तो ई टेंडरिंग वाले ही सारे ठेके सुनने में आए, तो वो चेक कर लें कसूर में चेक कर लें हजूर। और सुना है कि उस पर वज़ीर आला साहिबा ने बड़ा बुरा बनाया और बड़ी बरहम हुई हैं, उनको एक रिपोर्ट है, ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है, उनके पास एक रिपोर्ट है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कसूर के अंदर भी वो किसी पंजाबी में कहना अन्ना मुंडे रियोरिया मुरमुर अपने घर, तो जो साढ़े सरकारी अफसरान ने ना, मज़ीद बताऊँ ये मेरा ख्याल है लाहौर, कसूर और शेहूपुरा के सरकारी अफसरान भी एक ही हैं, इनका भी सिस्टम एक जैसा ही है। चले मैं नेक्स्ट वीक में इस पे आपको बड़ी बड़ी चीज़ें देंगे। चले इस पे अच्छी बात राना साहब, अच्छा पहलू ये है कि चले हुक्काम बाला की नज़र में तो ये सारे इश्यूज है ना, अगर वो नज़र में जो हमारे भी बड़े हैं। अच्छा है, कागज़ मेरे पास आज और भी पड़ा, चलो हम उजागर करते हैं। 1 अरब रुपए के अगले ये एक माह में ठेके आ रहे हैं, फिर देखना इन्होंने अन्नी की पानी। चले इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद पाक लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुल्क की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तरफ हम दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के दर पे हैं। हम अहद कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन को कायम करना है, लेकिन बैनुल अक़वामी ताकतें और पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो गहरी नज़रें जमाए बैठे हैं पाकिस्तान पे। अब ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल केओस होगा, अनरेस्ट होगी, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? और ऐसी सूरत में हमें बतौर मुत्तहिद कौम क्या बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पैगाम देना है, और वो प्रिकॉशनरी मैयर क्या उठाने हैं कि जिससे हम इसके ऊपर काबू पाने में मुकम्मल कामयाब हो जाएं। एक वक्त था कि पाकिस्तान में अमन बहाल हुआ, हम बेहतरी की तरफ गामजन हुए, लेकिन फिर से ये जो दहशतगर्दी ने सर उठाना शुरू किया है, उसका इफरीत जो है उसने हमें काबू करना शुरू किया है। तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना है बतौर सियासतदान, बतौर हुक्मरान, बतौर अवाम, बतौर कोई भी तबका हाय फिक्र की नुमाइंदगी करते हुए शख्स जो है, उसे इस वक्त अहद क्या करना है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सर सबसे पहला सवाल तो जो सानेहा हुआ बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस वाला, DGISPR की ब्रीफिंग मंजर-ए-आम पे आई, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें ये बताया कि जो तमाम 33 दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। 4 FC के एहलकार जो थे उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। 21 मासूम जानें जो थीं वो पहले ही वो ले चुके थे। अब इनके पीछे के अनासिर सबको पता है, ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से इन्हें फीड किया जाता है। ऐसे वक्त के अंदर इनका जड़ से खात्मा किस तरीके से ज़रूरी है, और बतौर सियासतदान या हुक्मरान क्या ऐसा प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। इसमें तो एक तो शॉर्ट टर्म मेजर है, यानी फौरी तौर पर जो करने वाला काम है, और वो यही है कि तमाम वफाकी और सूबाई जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो अपनी इंटेलिजेंस पूल करके एक बड़ा सख्त अस्करी एक्शन हमें करना है इन दहशतगर्दों के खिलाफ। क्योंकि ये जो अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, ये सिर्फ आप देखेंगे कि एक कॉम्बिनेशन था कि इन्होंने ना सिर्फ यरगमाल बनाए बल्कि एक पाकिस्तान का बहुत ही कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रेलवे लाइन कोयटा को बाकी मुल्क को जोड़ती है, उसको हिट किया। अब यहाँ जो मामला है वो अब जो अगर अंग्रेजी के मैं इस्तेमाल कर सकूं, काउंटर इंसर्जेंसी से बढ़कर अब काउंटर टेररिज्म पर चला गया है। काउंटर इंसर्जेंसी होती है कि जी एक अंदरूनी शोरिश है जिसका आप मुकाबला सियासी तरीके से भी करते हैं, आप लॉ एनफोर्समेंट के जरिए से भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो वाकया हुआ है इसने इसका पूरा स्केल बढ़ा दिया है। ज्यादा शॉर्ट टर्म में इसको उसी तरह डील करना पड़ेगा जिस तरह 2014-15 में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के लिए हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दों को, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत मोहम्मद नवाज शरीफ जिसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने फ़ौज पाकिस्तान के साथ मिलकर एक वाज़ेह तौर पे सख्त एक्शन किया और तमाम इलाकों में किया, जिसका नतीजा हमें मिला कि पाकिस्तान पुरअमन हो गया, जिसका आपने भी हवाला भी किया। अब जब एक दफा ये हो जाएगा तो हमें जो दूसरी चीजें सोचनी है वो यही है कि ये एक जो आपने नासूर का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये दुरुस्त है, ये गिरफ्ता हुआ नासूर है बलूचिस्तान का, जिसकी हल करने की आखिरी कोशिश भी मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में हुई, जब 2013 में डॉक्टर मालिक को वजीर आला बनाया गया 2.5 साल के लिए, और कोशिश ये की गई कि वो जो हैं जो कि बलोच कौम परस्तों की नुमाइंदगी करते थे, कि अगर एक कौम परस्त वज़ीर आला बन जाए तो वो कैसा बिहेवियर हुआ, क्या बेहतरी आई। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि गालिबन उनका कहना यह है कि उनके पास वक्त कम था, लेकिन वो नताइज हमें हासिल नहीं हुए। तो इशूज जो है बलूचिस्तान के वो यही रहेंगे, और जो हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें एक बड़ा सख्त अस्करी एक्शन करना है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में हमें बलूचिस्तान की जो सियासी मामलात हैं उनमें वाज़े तौर पे हमें जाकर वफाक की तरफ से भी जो वज़ीर आज़म को और उनके जो कैबिनेट है उसको बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जिलों में जाकर ये वाज़े तासुर देना होगा कि वो इस मुल्क का हिस्सा है और इस मुल्क के जो भी इंशाल्लाह आने वाली तरक्की है उसमें उनका हिस्सा होगा। बहुत सारी बातें जो हैं वो हमने देखा है कि अफवाहों के जरिए और सोशल मीडिया में खासतौर पे तो एक मेला लगा हुआ है लाइबल और स्लैंडर का, उसको भी हमें कला कमा करना है। और तो तीसरी बात है सियासी एक्शन के बाद और अस्करी एक्शन के बाद, वो ये है कि मुल्क के अंदर जो लोग एक सियासी उज़र पेश करते हैं इस किस्म के दहशतगर्दी का, या कुछ सहूलतकारी भी करते हैं, उन अनासर से भी बहुत सख्ती से निपटना होगा। अब जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया है एसेंशली बलूचिस्तान के हवाले से वैसा ही है जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया था दिसंबर 2014, कि हम सबको जिस तरह की भी हम ख्वाब गफलत का शिकार थे, उठकर इसका सामना करना है, इसकी शिद्दत का सामना करना है, और फिर मिलकर जिसको इसके सहूलतकारों को इसकी जो उज़रदारी पेश करें कि नहीं ये तो नाराज लोग हैं, इनसे बात की जाए। देखिए जो लोग जाफर एक्सप्रेस से काम कर सकते हैं, जिसके लिए राना साहब अगर आप गौर करेंगे बहुत गहरी प्लानिंग चाहिए, सोच, एक अस्करी सोचो बचार चाहिए इस किस्म का एक्शन करने के लिए। उन्होंने एक सही जगह का इंतखाब किया, एक सुरंग का इंतखाब किया जहां वो इसको, तो लिहाजा ये लोग जो हैं ये कोई भटके हुए पाकिस्तानी नहीं है या बलोच हमारे भाई नहीं है, इनके पीछे कहीं ना कहीं एक आपने इसका जिक्र भी किया
एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, तो लिहाजा उसको निपटने के लिए जो सहूलतकारी है, चाहे वो बाहर से हो रही है, मुल्क से, उससे भी निपटना है। और उस सहूलतकारी से निपटने का एक बहुत सीरियस एक्शन जो वफाकी हुकूमत की तरफ से होना है वो ये है कि इनके जो सोर्सेज ऑफ फंडिंग है, जिस तरीके से ये इनको पैसा मिलता है या सपोर्ट मिलती है, उनको भी कट ऑफ करना है। तो ये तीनों काम होंगे तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में हम कह सकेंगे कि हम बलूचिस्तान के मसले के हल के करीब तर आ गए। खुर्रम साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि उनके ताने बाने अफ़गानिस्तान से किस तरह मिलते थे, भारत से किस तरह मिलते थे। फिर एक इन दोनों मुमालिक के अलावा भी एक मुल्क था जहाँ पर उनका सबसे बड़ा करता धरता बैठा हुआ है और उसके साथ भी उनके राब्ते थे। अब पाकिस्तान कोई कमज़ोर रियासत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और पाकिस्तान के मामले पर तमाम सियासी जमातें एक हो जाती हैं जब पाकिस्तान का मामला, ये सबसे अच्छी बात है जो आपने कहा, सबको होना भी पड़ेगा। तो क्यों ना इनके सरप्रस्तों के साथ भी सख्ती की जाए, उनको सिर्फ लेटर ना लिखा जाए बल्कि जवाब दिया जाए, जिस तरह आपने कहा कि अब ऑपरेशन जो है ना वो फाइनल किया जाए। जी देखिए, जो लोग तो मुल्क से बाहर हैं उन तक पहुंचने के लिए अगरचे आज भी पाकिस्तान की रियासत के पास ज़राए मौजूद हैं, लेकिन उस हद तक जाने से पहले पाकिस्तान की जो हुकूमत है और अफवाज हैं उनको दुनिया में जो कम्युनिकेशन करनी है, जो इबलाग करना है, पहले उसके जरिए हमें अपनी जो जमीन है वो हमवार करनी है कि वादे तौर पर बताया जाए। और अब देखें ना, ये 2-3 अब वाकयात ऐसे हो चुके हैं। एक तो जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया तो हम सबकी आंखों के सामने है, लेकिन इससे पहले मैं याद करा दूं, अभी जो अमेरिका में जिस दहशतगर्द का हवाला डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में दिया, उसे भी बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और उससे पहले कुलभूषण यादव को भी बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान की 2 सरहदें हैं ईरान और अफगानिस्तान के साथ, जो कि आज भी एक समझे लक व दक सहरा है। अब जिस तरह हमने पहले अपनी दूसरी जो है वो सरहदों की बेहतर निगरानी की है, अब ये जो 2 पार्ट्स हैं, जो जनूबी अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, उधर भी हमें बहुत सख्त अपनी जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको रखना पड़ेगा। और साथ ही पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जो केस है वो पहले भी हम पेश कर चुके हैं, लेकिन वो अब 21वीं सदी में कागजों की फाइल पेश करने से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर यह केस लड़ा जाना है। और उसके लिए रियासत पाकिस्तान को जो भी अपनी महारत हासिल करनी है वो हासिल करके ये काम फौरन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जाफर एक्सप्रेस वाली जो दहशतगर्दी है, जिसकी ऑफ कोर्स इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बनी है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा इसमें जो यरगमाल बनाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वॉल्व था और दोनों का आज आपने वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकरीर तो सुनी होगी। जी मैंने सुनी है जी, बिल्कुल। आपके ख्यालात और उनके ख्यालात में फर्क पड़ा है? जी देखिए, उनकी अपनी एक राय है, वो भी मुकद्दम है, वो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन मैं तो एक वसी तजर्बे की बुनियाद पर अपनी बात कर रहा हूँ कि हमें ये एक जिसे कहते हैं चौमुखी लड़ाई है, हमें 4 तरफ इसको लड़ना है। फौरी काम भी करने हैं, मीडियम टर्म भी करने हैं, लॉन्ग टर्म भी करने हैं, और डोमेस्टिकली भी लड़ना है और इंटरनेशनली भी लड़ना है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, जैसा कि उन्होंने ये कहा कि वहाँ के नौजवानों को रोज़गार भी फराहम करना होगा, क्या इसे उज़रदारी के तौर पे पेश किया जा सकता है कि रोज़गार नहीं है तो ऐसे हालात है? दूसरी बात ये कि हमने माजी में, आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से हमने पॉलिसी बनाई कि बहुत सारे लोगों को कौमी धारे में शामिल किया, हमने सॉफ्ट कॉर्नर रखा कि नहीं, ताकत के इस्तेमाल की बजाय इनसे बातचीत करके मामलात को हल किए जा सकते हैं, तो वो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर जो था उसका गलत फ़ायदा उठाया गया। नहीं देखिए, गुफ्तगू से नुकसान कभी नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि उसके नताज हासिल नहीं, लेकिन हमें ये जरूर अब वक्त आ गया है कि बजाय हम इसको नाराज बलोच या सिर्फ एक 8 जिला प्रॉब्लम कहते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम है, ये 8 डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम नहीं है। इसके इंटरनेशनल एंगल्स भी हैं, इसके डोमेस्टिक एंगल्स भी हैं, और हमें जो है आउटकम्स को अब नापना होगा। देखिए, अब नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड 2009 में हुआ था, अब उसको 16 साल हो गए, इसके तहत अफगानिस्तान बलूचिस्तान को गैर मामूली वसाइल फराहम किए गए थे।
और आज तक किए जा रहे हैं, जो पूरा नेशनल हमारा बजट है उसमें से, क्या उसके नताइज निकले हैं? वो नहीं निकले, वादे है। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ हुकूमतों ने नौकरियां देने के लिए, अफवाज पाकिस्तान ने एक बाकायदा तालीम के लिए और नौकरियां देने के लिए पूरे सूबे में जो है वो एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया। इसी तरह जो है पंजाब ने अपना प्रोजेक्ट जो है, अगर पीटीआई दौर में से रोक दिया गया था, लेकिन वो दोबारा शुरू कर दिया है कि बलूचिस्तान से जो हमारे ज़हीन तालिबात हैं, तलबा हैं, उनको पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मुफ्त तालीम दी जाती है, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। लेकिन इन तमाम मामलात का जो हल है वो अभी हमें इन स्टेप से होता हुआ नजर नहीं आया। आखिर ये कुछ लोग इसको जो है वो सियासत पर भी उंगली उठाते हैं कि नहीं, वहाँ जो लोग नुमाइंदे हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली में बैठे हैं वो दुरुस्त नुमाइंदे नहीं है। लेकिन हमने ये भी तो देखा है कि जो लोग दुरुस्त नुमाइंदगी के दावेदार हैं वो ऐसी दहशत गर्दी की उज़र पेश करते हैं। वो उसकी कहीं भी, जो अभी हमने देखा जो नई एक कौम परस्त तहरीक उठी थी एक खातून की सरबराही में, उन्होंने इस वाकये की खुलकर मजम्मत नहीं की। या हमें खुलकर एक और बात भी कहनी है कि वहां जो सैकड़ों पंजाबी कत्ल हुए हैं उसकी कभी कौम परस्तों ने मजम्मत नहीं की, और वो उसको एक कुछ बात किए बगैर उसको कालीन के नीचे डालना चाहते हैं कि शायद उससे उनके मकासद हल होते हैं। लेकिन तो सर इसीलिए सारे मामले को पंजाबी नजर से देखना होगा, तब हम आगे बढ़ सकें। ये बात सिर्फ पंजाबियों तक नहीं सर, जो शारी बलोच जाके कराची में वो सी पैक के जो लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं, वहाँ पे जो फॉरेनर लेक्चरार थे उनको निशाना बनाते हैं, पंजाबियों को मारा जाता है, कानकुनों को मारा जाता है। तो ये तो बात बहुत बढ़ के है, लेकिन उसको एक खास किस्म के नैरेटिव और एंगल या खास किस्म की ऐनक से वो देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसे काउंटर नैरेटिव भी तो बनाना होगा ना। ये काउंटर नैरेटिव सच बोलने से बनेगा, और ये मेरी आपके प्रोग्राम की मैं उनको बराह रास्त की तजवीज़ देता रहता हूँ शहबाज शरीफ से। और अब जबकि वजारत दाखिला को 3 बड़े काबिल अफराद देख रहे हैं मुख्तलिफ हैसियतों में, तो इसको एक फुल ब्रीफ करना चाहिए कौम के नुमाइंदों को पार्लियामान में, चाहे सेनेट में हो या कौमी असेंबली में, और खुलकर इस पर 1 घंटा गुफ्तगू करनी चाहिए वजीर दाखिला को या मुख्तलिफ लोगों ने जो बात करनी, वजीर दिफा इस पर बात करें कि ये इश्यूज क्या हैं। अगर फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं तो वजीर खारजा इस पर बात करें। लेकिन ये अब मैंने, अल्लाह ताला ने जो मुझे मौका दिया पार्लियामान में 15 साल, इस नासूर को रिश्ते हुए ही देखा है। हमने इसको कोई इसका हल होते हुए इसको नहीं देखा। यानी वो तमाम वसाइल भी फराहम कर दिए गए, 18वीं तरमीम के तहत सूबे को वो खुद मुख्तारी भी फराहम कर दी गई, उसको जॉब्स भी फराहम किए गए, तालीम की सहूलियात भी बढ़ाई गई। सी पैक का जो मेजर एडवांटेज है वो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बलूचिस्तान को ही मिलेगा। लेकिन वो सब चीजों के बावजूद अगर ये मामला हो रहे हैं, और अगर एक तबके का ख्याल है कि इसमें ज्यादा जो इशू है वो बैनुल-अक़वामी फंडिंग का है, जिसका आपने जिक्र किया कि वो लोग जाके जो है वो दूसरे मुल्क, हमारे जो दुश्मन है, चाहे वो हिंदुस्तान है या दूसरे मगरबी ममालिक है, कि वो इनको फंड करते हैं कि जाके सी पैक को हिट करें। तो ये सब चीजें एक दफा खुलकर बात करने से एक नशिस्त में मामला हल नहीं होगा। लेकिन इसका आगाज करना है कि भाई कौम एक तो चौकन्ना है, हमें हकायक मौजूद है, और जो जिसमें हमेशा कमी रही है हमारी कौम में, वसीयत एक हमारा कल्चर ऐसा है, हम हकायक का खुलकर सामना नहीं करते आंखें खोलकर। तो इसका आगाज जो है ये पार्लियामान से होगा, इसका आगाज सूबाई असेंबली से होगा, और फिर कौम को ये बताना होगा कि कौन लोग इसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं, इसके बेनिफिशियरी कौन है। और एक चीज जो हमेशा मिस हो जाती है बलूचिस्तान के बारे में गुफ्तगू में, कि जब से 2001 से, बल्कि उससे पहले से ही 40 साल से हम कह सकते हैं, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारा मगरबी बॉर्डर है, वहां एक वॉर इकोनॉमी, एक इलीगल वॉर इकोनॉमी, जिसमें ड्रग्स भी शामिल हैं, जिसमें स्मगलिंग शामिल है, जिसमें और दूसरी गैर कानूनी एक्टिविटीज शामिल हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वॉर इकोनॉमी डेवलप हुई है, जिसके बेनिफिशियरीज हैं जो अरबों कमाते हैं, चले महीने नहीं तो सालाना तो जरूर कमाते हैं। और उस इकोनॉमी का भी एक जो उसके बेनिफिशियरी हैं, उनका मफाद ही है कि यहाँ अमन ना हो, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान की रिट कायम ना हो, और उनका जो गैर कानूनी कारोबार है वो चलता रहे। तो वो जो शायद एक आखिरी पीस है इस पजल का, वो वॉर इकोनॉमी भी है, जिसकी तरफ तमाम यानी वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी
पूरी तनदेही से देखना होगा कि इसको कैसे बंद करना है। खुर्रम साहब, क्या ये मौका नहीं है कि तमाम सियासी जमातों को एक ही जगह बिठाया जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए और सबसे पहले उन्हें कहा जाए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सबसे पहले दहशत गर्दी का मुकाबला करें और इस मुल्क को दहशत गर्दी का नासूर से पाक करें? क्या हुकूमत इस पर कोई स्टेप उठा रही है? बिल्कुल वैसे ही जैसे 2014 में भी आप लोगों की हुकूमत थी और आप लोगों ने बाकायदा तौर पे बुला के सबको माइल किया था। जी, मेरी तवक्को है कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म जो हैं इस पे एक कदम उठाएंगे और तमाम जमातों को एक दावत देंगे कि वो आकर बैठें ताकि हम उनके साथ हक़ाइक़ भी शेयर कर सकें। लेकिन आपने देखा है कि सब जो मुल्क की बड़ी ऑपोजिशन जमात है PTI, उनसे जब भी बात की जाए कि भी आप वक्ती तौर पे अपने, तो वो हमेशा उसको एज ए ब्लैकमेल टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं कि जी पहले खान को रिहा करो फिर कुछ होगा। देखिए, एक बात आपके नाज़रीन को समझ आनी चाहिए कि अगर आज रात तमाम केसेस PTI के खिलाफ खत्म भी कर दिए जाएं तो मुल्क से दहशतगर्दी को 1 सेंटीमीटर भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ेगा फिर तो मामला बहुत ही गंभीर है। तो लिहाजा यहाँ जो है सब जमातों को अपने वक्ती मफादात छोड़ने हैं और आके टेबल पर बैठें और इस मामले को हल करें। और क्योंकि ये सिर्फ बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस का मामला नहीं है, उससे चले कुछ थोड़ा सा कम दर्जे का था, लेकिन बन्नू का वाकया जो हालिया हुआ है वो भी बेहद भयानक था। वहां भी बराह रास्त रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। तो ये दोनों सूबे जो हैं, इन दोनों सूबों के मामलात को सामने रखकर वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक कदम उठाएंगे जिसके जरिए कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो। लेकिन सर सिर्फ बन्नू ही तो नहीं हूँ, उनसे आप पीछे चले जाएँ, दारुल उलूम हक्कानिया को देख लें, आप उन्हीं दिनों के अंदर मुख्तलिफ और इलाकों को देख लें, रावलपिंडी को टारगेट करने की कोशिशें हुई, बहुत सारे लोग ये लाहौर के गिरदोनवाज से गिरफ्तार किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान और जो खुफिया मालूमात थी उनके दौरान। तो ये एक सर्ज जो बहुत ज़्यादा देखने में आई है मुख्तलिफ मौक़ों में, तो इस सर्ज के पीछे के असल हक़ाइक़ इन्हीं दिनों के अंदर जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जब हम बैनुल अक़वामी सतह पे बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, और जब बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ और बड़े फैसले होने हैं, उन्हीं दिनों में ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए ना जी, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसका मतलब ये है, मैंने पहले भी कहा, मैं इसे दोहरा देता हूँ कि ये जो दहशतगर्द हैं ये कोई भटके हुए हमारे भाई नहीं, इनकी एक तस्वीराती सोच है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जिसके तहत वो वक्त का एक तयन भी करते हैं, वो जगह का तयन भी करते हैं, वो जिस किस्म की दहशतगर्दी करनी है उसका तयन भी करते हैं। और आपने दुरुस्त कहा, ये मामला खुलकर कहा जाता है, लेकिन वाज़ेह कर दूं, ये मामला शुरू हुआ है जब अगर आप पिछले 4 साल के अदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें, ये उस वक्त से शुरू हुआ है जब 2021 के मौसम खज़ां में सितंबर-अक्टूबर में उस वक्त की सियासी और अस्करी क़यादत इमरान खान वज़ीर आज़म थे और आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे। उन्होंने मिलकर एक फैसला किया कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनके साथ एक बुज़दिलाना मुसालहत की जाएगी। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कह इस पे कि 30 से 40 हज़ार लोगों को हमने आकर दोबारा आबाद किया। जिस दिन से ये फैसला हुआ है, पाकिस्तान में हर साल दहशतगर्दी के नंबर्स जो हैं 2020 के बाद से 21 में भी बढ़े, जब जैसे ये फैसला हुआ फिर 22, 23, 24 और 25 का आगाज तो हम सब के लिए बहुत तशवीशनाक तरीके से हुआ। तो हमें ये वादे है कि जो पाकिस्तान में नई दहशतगर्दी की लहर है उसका आगाज उस फैसले से हुआ था जो PTI की हुकूमत ने किया। अब जब एक दफा लहर शुरू होती है, और इसमें एक बड़ा वाकया जो आपने ज़हन में नहीं आया, वो जनवरी 2023 में पेशावर में जो पुलिस लाइन में मस्जिद का धमाका किया गया था, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी और पुलिस मैन उसमें शहीद हुए थे। ये जो जब इजाफा शुरू होता है तो फिर दूसरी ताकतों को भी ये तकवीयत मिल जाती है कि वो फिर दूसरे इश्यूज को या इस तरह BLA को वो साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जिन्होंने फैसला किया उन्होंने गलत फैसला किया, लेकिन उस फैसले के बहुत अरसे बाद जो है हुकूमत, उसका असले गुजरे हुए काफ़ी अरसा हो गया, PDM की हुकूमत भी आई, अब आपकी हुकूमत भी है, तो आप बड़ी एक कुव्वत आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है, क्यों नहीं ऐसे तमाम अनासर जो हैं उनकी सरकोबी की जाती, क्यों नहीं ऐसे तमाम अनासर को जो है उसके इंजाम तक पहुँचाया जाता। आज भी हम डेड लाइन दे देते हैं कि इस डेड लाइन तक जो है गैर मुल्की पाकिस्तान में रहें, उस डेड लाइन के बाद चले जाएँ। डेड लाइन पे डेड लाइन हम देते जाते हैं, और फिर जब कोई भी पकड़ा जाता है किसी बड़े मामले में तो ताने बाने किसी न किसी ऐसे ही शख्स से मिलते हैं।
तो जब हमें पता है कि हमारे मुल्क के दुश्मन ये हैं, जब हमें पता है कि हमारे साथ सब ज्यादती ये कर रहे हैं, हमें पता है कि गलत तरीके से नहीं यहाँ पे इनकी बातकारी की गई, तो फिर अब इंतजार किस चीज का? जी, ये एक मुश्किल और तारीखी तौर पर हसास सवाल है कि रियासत पाकिस्तान कब इस काबिल होगी कि इस किस्म के जो गलत स्ट्रेटेजिक फैसले जिनके अंदर हसास इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, क्या उनका एहतसाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। इसका आगाज जरूर किया जा सकता है पार्लियामान में, जिस तरह दूसरे ममालिक में देखा गया है, इंटेलिजेंस ओवरसाइट कमेटीज बनाकर, जिसमें संजीदा और जिम्मेदार अफराद को रुकन बना के इस किस्म की ओवरसाइट की जा सके। फौरी तौर पर भी तो ये एक हमारे लिए और मुल्क के लिए भी और हुकूमत के लिए भी एक मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन इसका डेफिनेटली वक्त तो बहुत देर पहले आ गया था, वक्त आज भी है। इसकी जो इंक्वायरी है और इसके जो मामलात हैं उनको देखने के लिए पार्लियामान ही पाकिस्तान के अवाम का वो नुमाइंदा ऐवान है, जहां ऐसी चीजों का और ऐसे अमल का जिसके जरिए इंटेलिजेंस ओवरसाइट और इंटेलिजेंस डिजास्टर्स को का एहतसाब किया जा सके, पार्लियामान ही वो जगह है जहां ये काम करता है। पार्लियामान ही वो जगह है जहाँ पे ये काम हो सकता है और ये होना भी चाहिए और इस पर मुफस्सल गुफ्तगू होके इसका सद्देबाब जो है वो ढूंढा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब इस सवाल देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारे सियासी इख्तलाफात बहुत सारे लोगों के होंगे, नज़रियाती इख्तलाफात होंगे, शख्सियाती इख्तलाफात होंगे, इंतज़ामी होंगे, पॉलिसी के मुताबिक होंगे, लेकिन जब जिस्म के एक टुकड़े में कहीं तकलीफ़ हो रही है और हम जो है वो उस नासूर को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसकी तरफ तवज्जो देने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो ज़ख्म फैलता चला जाएगा और फिर पूरा जिस्म उसकी लपेट में आ सकता है। अब जिस्म के दीगर आज़ा जो हैं उनको फौरी तौर पर रिएक्ट करना है, उनको मंसूबा साजी करनी है, उनको सोचना है और सोचने के बाद उस ज़ख्म के ऊपर एंटीसेप्टर कोई डालना है ताकि वो ज़ख्म जो है वो मुंदमिल हो जाए, उसको कुरेदा ना जाए, खोला ना छोड़ा जाए ताकि वो मजीद ख़राब हो जाए। इस ज़िमन के अंदर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक वक्त वो था कि जब 2014 में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर हुई जिसमें मासूम कलियों को रौंदा गया, मसला गया और उनका खून बहाया गया। उस वक्त तमाम सियासी इख्तलाफात को एक साइड पर रख के, बहुत सारे सियासी इख्तलाफात थे, नजरियाती इख्तलाफात थे, पॉलिसी के हवाले से थे, लेकिन सबको एक साइड पर रख के कौम मुत्तहिद हुई, तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हुई और एक फैसला किया गया। तब नजरियात नहीं बांटे गए, तब कोई उज़रदारियां नहीं पेश की गई, तौजीहात नहीं पेश की गई। अब ये वही वक्त है कि फिर से एक लाहे अमल तरतीब देने की ज़रूरत है और इस ज़िमन के अंदर आगे कैसे बढ़ा जाएगा, दीगर सियासी मामलात के ऊपर भी बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा ने। कमल शोज़ब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल शोज़ब साहिबा, आज जो ख़बरें हम तक पहुँची, जो सानेहा जिसको पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया है, इसके बाद आप क्या समझती हैं कि मुल्की सतह पे तमाम स्टेक होल्डर्स का मिल बैठ के कौन सा लाहे अमल तरतीब देना है कि जिसमें माजी की कदूरतों को एक साइड पर रख के, नफरतों को एक साइड पर रख के, पॉलिसीज़ पर हर्फ उठाने की बजाय एक मुश्तरका हिकमत अमली या एक रोड मैप तश्कील दिया जाए जिससे कोई बेहतरी का अंसर नुमाया हो सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर और राना साहब, और आपकी तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को मैं सिर्फ इतना सबसे पहले कहूँगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो हुआ है वो बहुत ही तकलीफदेह है, वो बहुत ही अजियतनाक है, उसके लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। और मैं यहाँ ये बात क्लियर कर दूं कि देखें, मैंने तो अपने हमेशा स्टेटस पे भी यही लिखा कि सियासत बतौर इबादत, और किस लिए किया है, इस सबज़ हिलाली परचम के लिए, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। हमारी मोहब्बतें, हमारी वफा, हमारी ये जितनी भी कोशिशें हैं वो अपने मुल्क की सालमियत और बका के लिए, अपने हम वतनों के लिए। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपी हो या पंजाब हो, कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, हमारे तो ये सारे ही गोशे हैं। और मैं समझती हूँ कि बचपन में मैं अपनी वालदा से पूछा करती थी कि आपको सारे हम बहन भाइयों में से किससे ज्यादा मोहब्बत है, तो वो ऐसे हाथ आगे करके कहती थी, दबा के देखो किस उंगली में आपको ज्यादा तकलीफ होती है। जब आप दबाते हैं सब में तकलीफ होती है। तो इसलिए अगर किसी एक इलाके में, किसी एक शहर में, किसी एक गोशे में इतना बड़ा अजियतनाक
एक अंधोनाक वाकया हो रहा हो और हमारे अपने भाई, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग तकलीफ में हो और दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हो और हमारे जो जवान उनकी कोशिश कर रहे हो उनकी हेल्प करने की, उनको सिचुएशन से निकालने की, तो हमारी तो दुआएं, हमारी उम्मीदें, हमारी मोहब्बतें सब उनके लिए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ यासिर, और मुझे इस बात पे बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस किस्म के बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है कि ये मौका नहीं है। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के बगैर आप जो कह रहे हैं वो कंसेंसस, जब तक आप हकाइक को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप सच से आंखें छुराते रहेंगे। और अगर जुल्म और तशद्दुद को इनकाउंटर करने के लिए भी जुल्म और तशद्दुद का ही रास्ता अपनाएंगे, तो जो आज हालात हम देख रहे हैं, खुदा न खास्ता इसी के बारे में बार बार बयान किया जा रहा था। किसी की भी पाकिस्तान में ये ख्वाहिश नहीं होगी कि हमारा मुल्क जलता रहे किसी दहशतगर्दी की आग में, पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही हो, लोग पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में एंटर ना होने दें, उन पे बैन करें। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं, वहां से हमारे लोग मजदूरी करने गए हुए हैं, किस तकलीफ और कर्ब से वो गुजर रहे होंगे जब उनको एक लेबल नजर आता है कि जी पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का नक्शा, और पाकिस्तान के साथ इस तरह की बातें की जाती हैं। तो मैं तो एक फौजी की बेटी हूं, मुझे पता है, मैंने जितना टाइम अपने वालिद साहब को बॉर्डर पे देखा, मैंने जितना टाइम उनको फ्रंट लाइन पे जाते देखा, तो मेरे तो दिल से एक वो दुआ निकलती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि सियासत के मकासद होते हैं। सियासत किस लिए की जाती है? मुल्क की सालमियत के लिए की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई कंसेंसस डेवलप हो, तो पहले सच और हकाइक को सामने लाना पड़ेगा। और मुझे अफसोस हुआ कि आज जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब की स्पीच को टोटल बंद कर दिया गया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, उनका बैकग्राउंड तो सबको पता, किसी को ये नहीं पता होगा कि उनका एक जवान बच्चा इस वक्त बॉर्डर पे है और वो एक फौजी का बाप भी है, और उनका बेटा जो है वो एक बहुत हार्ड एरिया में इस वक्त बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। और हमें लोग समझते हैं कि शायद हम कोई अपनी फौज के खिलाफ बात करें, कभी भी नहीं। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, और वो अगर जेल में है तो इस मुल्क की खातिर है, इस मुल्क की सालमियत के लिए। यहां से वो भागे नहीं है ना, यहां से छोड़ के गए कि मैं बाहर बैठ के कोई खुदा न खास्ता साजिशें करूंगा। तो दिल से ये बातें निकाल दें, ये कदूरतें, ये नफरतें खत्म करें। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि 16 दिसंबर को जब आर्मी पब्लिक जैसा एक अंधोनाक वाकया हुआ जिसने हमारे दिल दहला दिए, तो धरना खत्म करके सारे एक जगह आके बैठ के, जो आपस में बैठना नहीं चाहते थे, जिनकी सियासी कदूरतें बहुत और नफरतें बहुत अरूज पे थी, वो सब खत्म करके हम एक पॉइंट पर आके बैठे और एक कंसेंसस डेवलप किया। बलूचिस्तान के हवाले से मैं कहूंगी यासिर, उमर अयूब साहब बहुत अरसे से, हमारी पूरी पार्टी ये बात बार बार कह रही है, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है आप थोड़ा सियासी बसीरत का मुजाहिरा करें और आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले करें। लोगों की आवाजें दबाने से मसले बढ़ते हैं। अब आप देखिए हमारे कितने सारे नुकसान वहां पर हुआ है, वो हमारी बहन भाई है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। हमें कभी भी इस बात की कोई मतलब दिलों में एक दुख और दर्द रहेगा कि कमल साहबा, अभी हमें बतौर, तो आपने कहा है कि बतौर कौम हमें सोचने की जरूरत है। हम बतौर कौम क्यों नहीं बन जाते? क्या तहरीक इंसाफ, जो इनका आपका एक इत्तेहाद बना है, जो अपोजिशन इत्तेहाद है, आप लोग ही पहल करें और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उस पर हुकूमत को भी दावत दें, सबको दावत दें और कहें कि आए मिलकर सबसे पहले दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं और दहशतगर्दी के जो असबाब है उन्हें ख़त्म करते हैं। राना साहब देखें, आपको वो एब्सोल्युटली नॉट याद होगा वो किस वजह से कहा गया था। वो किसी चैंपियनशिप के लिए या कोई वहां पे कोई ट्रॉफी तो जीतनी नहीं थी, इसी वजह से कहा गया था कि उन इलाकों में जहां पर इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं या हवाई अड्डे दिए जाते हैं, वहां पर फिर कोलैटरल डैमेज होता है और वहां से दहशतगर्दी पनपती है। जिनके लोगों को मारा जाता है, उनके जो बच जाने वाले हैं, उनको फिर कोई भी ले जा सकता है अपने लिए कि आओ बदला लेते हैं। इसी तरह बलोचिस्तान में एक जमाने से ये सारे मामला चल रहे हैं, उस पर आवाज उठाई गई। आप कह रहे हैं कि हमने तो बहुत दफा पहल करने की कोशिश की, हम तो कहते हैं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन पर चलें। आपको कल से लेके आज तक हुकूमत कहीं नजर आई है? आपको कोई बात सुनाई दी है? आपको हुकूमती जो डेस्क है वहां से कोई सीरियस कोई नैरेटिव या कोई ऐसा आपको नजर आ रहा है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को खत्म किया जाए?
भाई जब आप अवाम के उमंगों से हटकर लोगों को लाके बिठाएंगे तो वो फिर अपनी सीटें बचाने की कोशिश करते हैं, वो अवाम की उमंगों को या अवाम की जुबान को सुनना पसंद नहीं करते, फिर इसीलिए अवाम की जुबान को और आवाजों को बंद किया जाता है। और मैं समझती हूँ कि हमारे जो जवान वहां पर लड़ रहे हैं, हमारे फौज के जो भाई, हमारे बच्चे, देखें मैं तो, मेरा ताल्लुक है फौजी फैमिली से, मेरे तो खानदान में 50 से 60% लोग सारे फौज में, कोई किसी बॉर्डर पे बैठा हुआ है, कोई किसी जगह बैठा हुआ है, तो हमारे तो दिल दुखते हैं हमारे लिए। तो ये सारे हमारे ही खानदान है, हमारे ही अपने भाई बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें बहुत सीरियसनेस का मुजाहरा करने की जरूरत है। मेरा ये यहाँ पर हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि खुदा का वास्ता ये हमारा मुल्क है, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, अब तक खून बह रहा है, लेकिन कोई सीरियसनेस का मुजाहरा करे इस नफरत से। और ये जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, अवाम इसको नहीं मान रहे। अब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन पर आए। और आपने कहा कि तहरीक इंसाफ, बिल्कुल तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान की जमात है, इसलिए हम कहते हैं कि कौम की जमात है। हर शहर से, हर सूबे से, हर इलाके से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है। और इंसाफ को अगर आगे बढ़ाएंगे तभी तशद्दुद खत्म होगा। इस दहशतगर्दी को इनकाउंटर करना है तो कौम को मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत सीरियसनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा। और वो ट्रुथ रिकंसिलिएशन के बगैर राना साहब नहीं हो सकता। जब तक आप हकाइक से आंखें बंद रखेंगे और कोई अपनी मनमानी की कोई नैरेटिव या बयानिया बनाने की, इरफान सदीकी साहब ने आज जिस तरह जहर उगला है, मुझे अफसोस हुआ। एक जिम्मेदार सहाफत और एक जिम्मेदार सियासतदान का मुजाहरा होने का मुजाहरा करना चाहिए था, आज उनको स्क्रिप्ट राइटर बन के नहीं सोचना चाहिए था। अच्छा, कमल शोजब साहिबा, आप क्या समझती हैं कि पंजाब के अंदर अगर सियासी मंजरनामे में बात करें तो 2 ऐवानी निज़ाम राइज करने की करारदाद जो है वो कसरत राय से मंजूर हुई है, बेहतर फैसला है? देखिए, मुझे अभी इस पे ऑनेस्टली स्पीकिंग यासिर, मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे सकी। मुझे लगता नहीं था कि ये आज के लिए कोई इतना मौजू ये बात थी कि ऐवानों में इस किस्म के अभी मामला चल रहे हैं। आपका एक मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, वहां पे इतनी जबरदस्त किस्म की आग लगी हुई है, और वो आग आज नजर, आपको शोले नजर आने शुरू हुए। ये जो धुआं था ये बहुत पहले से उठ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ कोई थोड़ा फोकस कर लेते। आप 2 ऐवान छोड़ के 50 ऐवान भी बना लें, अगर वहां पे अवाम की मुंतखब आवाजें नहीं होंगी, वहां पे फॉर्म 47 वाले आके बैठे होंगे और वो जो भी करते रहेंगे, 2 ऐवान बनाएंगे या 4 ऐवान बना लेंगे, उसका आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन आज के दिन तो केपी के अंदर, केपी के इजलास में भी मुआशी कारकर्दगी ही पेश की गई, आज उधर भी तो यही कार्रवाई चली है। देखिए, मुआशी अपनी आप मुआशी इशारिये पेश हम कर रहे हैं, ठीक है, आपने सही बात की है, लेकिन ऐवानों में जब तक अवाम की तर्जमानी नहीं होगी, चाहे वो केपी है, चाहे वो पंजाब है, मेरा ख्याल है इन सूबों को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो बलूचिस्तान से हक यकजहती और उनके लिए आवाज उठाए, क्योंकि जो जमीनी हकाइक हैं वो बड़े खतरनाक हैं। हमारी खवातीन अभी कुछ अर्सा पहले वेमेन्स विंग की हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं और 1-2 और हमारे उहदेदार हैं, वो गई हैं वहां पर बलूचिस्तान में। हमने कुछ खवातीन के कन्वेंशंस करवाए, तो उन्होंने मुझे भी आके यही हकाइक बताए कि वहां पर लोगों की रिजर्वेशंस बहुत बढ़ रही हैं। हमें ये अब जब खौफ आना शुरू हो जाएगा, पंजाब से कोई बलूचिस्तान में ना जाए, सिंध से कोई बलूचिस्तान में ना जाए, तो ये लसानियत हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। आपने कहा कौम पूरे पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है तो कौम बनती है ना। अगर हम अलग अलग सूबों की बात करना शुरू हो जाएंगे और सिर्फ अपनी सूबाई लसानियत या अपनी सूबाई चीजों पे ही बहुत ज्यादा प्राइड लेंगे कि जी हमने ये करके दिखा दिया वो, और मुल्क में किसी एक जगह पर इतना बड़ा हंगामा या एक दहशत का राज होगा, हम एज कौम तो नहीं रिप्रेजेंट फिर कर सकते। इसलिए मैं समझती हूँ कि आज हमें इस प्रोग्राम में एटलीस्ट जो है वो बाकी सारी चीजों को साइड पे रख के पैगाम देना चाहिए कि आप एक मुल्क का एक बड़ा सूबा है और वो उसकी रिजर्वेशंस है और वो एक जमाने से तकलीफ का शिकार है। आज वहां पे आपको आग भड़कती हुई नजर आ रही है। खुदारा अब तो सीरियस हो जाए, सबको मिलकर ही बात करनी है। देखिए ना, जो CCI है कॉमन इंटरेस्ट, मुझे एक चीज बता दें, उसके मुताबिक आप अगर बलूचिस्तान या सिंध की रिजर्वेशंस को एड्रेस नहीं करेंगे, मसाइल बढ़ेंगे। जी राना साहब, क्या बलूचिस्तान को जॉब्स के हवाले से, फंड्स के हवाले से कोई एक वक्त बता दे जिसमें आप ये कहें कि किसी भी हुकूमत ने, मसलन इमरान खान
के दौरे हुकूमत में, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में स्पेशल पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटियों में, तलीमी इदारों में उन्हें लाया गया, उनके लिए कोटा रखा गया और बाकायदा आज तक जारी है। उसके बाद उन्हें वहाँ पर हर किस्म की सहूलतें दी जाती हैं, फ़ंड्स दिए जाते हैं, हर किस्म के फ़ंड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो एक सिंध को भी मिलता है, जो पंजाब को मिलते हैं, जो KPK को मिलते हैं। तो फिर ये गिला क्यों? देखिए, मैं आपको याद होगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में थी और वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे। मैंने स्पेशली देखा जाके कि बलूचिस्तान के लिए क्या रखा गया है, तो वहाँ की जो स्पेशल वहाँ के डायनामिक्स थे उसके मुताबिक एक अर्स्टवाइल फाटा के लिए स्पेशल पैकेज बनाया गया था, फिर बलूचिस्तान के लिए बनाया गया था। वहाँ पे सोलर के ट्यूबवेल्स की बात की गई थी ताकि वहाँ पर खाने पीने का और एक जो माशी बदहाली है उसको थोड़ा सा ओवरकम किया जाए और लोगों के मामला जो है वो सीधे हों। लेकिन जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं होगी, राना साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ ज़मीनी हकाइक। मैं इस तरह से भी जानती हूँ कि मैं कुछ अरसा रही हूँ बलूचिस्तान में, मेरे वालिद साहब की वहाँ पोस्टिंग रही है, हम तुर्बत में भी रहे हैं, कोस्टल एरियाज में भी फिरते रहे हैं, तो मुझे कुछ थोड़ा सा अभी भी मेरा वहाँ से लोगों के साथ ताल्लुक है, उसी ज़माने का। वहाँ की जो लोकल फैमिलीज है उनसे बातचीत होती है। लेकिन उनकी अब जो रिजर्वेशंस चल रही हैं, अभी हमने जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुलाई थी PTI भी जिसका हिस्सा थी और चकजई साहब ने उसको और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लीड किया था। क्या वजह है कि बलूचिस्तान की आपको वहाँ पर जो आवाज़ थी वो उस तरह सुनाई नहीं दी? उसकी वजह ये है कि उनकी जो रिजर्वेशंस पाकिस्तान से बढ़ती जा रही हैं, ये खासी अलार्मिंग। और उमर अयूब साहब और हमारी एक सादा सवाल कमल जोसेफ साहिबा, एक मिनट मुझे एक मिनट ये बात कंप्लीट करने दे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जुमला कंप्लीट करने दे। वो बारहा इस चीज का जिक्र करते रहे हैं। आप उमर अयूब साहब की पिछली एक महीने की जितनी भी असेंबली के सेशंस की स्पीचेस हैं उठाए, वो बार बार कहते रहे कि बलूचिस्तान में टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है, खुदारा इसका तदारुक करें। और हर वक्त आपने वहां पे जोड़ तोड़ करके ही कुछ ना कुछ बनाना है। तो फिर राना साहब ये आग बड़ी पुरानी लगी हुई थी, ये सुलग रही थी और भड़की अब है, नजर आनी शुरू हो गई। अच्छा, एक सवाल ये कि क्या PTI के दौर में वहां पे अवामी नुमाइंदा हुकूमत थी? दूसरी बात ये कि क्या इन रिजर्वेशंस को इस वाक़े का उज़र के तौर पे पेश किया जा सकता है कि ये हो रहा था और उसका नतीजा ये है कि मासूम जानों का ज़िया हो, पंजाबियों को टारगेट किया जाए और जो गैर मुल्की हमारे मेहमान यहाँ पे होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको टारगेट किया जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं है यासिर। मैं तो एक बड़ी, देखिए मैंने तो आपको जिस वक्त प्रोग्राम स्टार्ट किया मैंने कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, लेकिन आप जब भी किसी मर्ज की दवाई लगानी हो तो क्या उसकी तशखीस करना जरूरी नहीं होता? क्या एक ही दवाई होती है जो सारे जो अमराज हैं उसका इलाज होती है, या आपके अगर घुटने में दर्द हो तो उसके लिए कोई फर्क आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, और अगर आपके दिल में दर्द हो रही हो तो आपको कोई फर्क ट्रीटमेंट और फर्क दवाई लेनी पड़ती है? आपने दर्द की कॉजेज को देखना है कि दर्द हुई किस वजह से है और हो किस हिस्से में रही है, और अब इस वक्त उसकी कैपेसिटी क्या है या उसकी इंटेंसिटी क्या है, और अब क्या वो एक दर्द की आम गोली से ठीक होने वाली है या उसके लिए आपको कोई और बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा या आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा? मैं तो सिंपल बात कर रही हूं, मैंने आप दूसरे आपको एक टर्म्स में समझा दी है कि अगर आपने मर्ज का इलाज करना है, दर्द खत्म करना है, मर्ज तो मौजूद था ना, बढ़ रहा था, अब उसने दर्द करना शुरू कर दिया। अब मर्ज और दर्द दोनों का इलाज करने के लिए तशखीस सही करनी जरूरी है। अगर तशखीस ठीक नहीं होगी, दर्द आपके दिल में हो रहा है और दवाई आप कलेजे की या मैदे की खाएंगे तो फिर दर्द वहीं रहेगा और बढ़ेगा भी सही और मर्ज भी बढ़ेगा। मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगी कि नुमाइंदा थे या नहीं थे, अब इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक आपको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पे जाना पड़ेगा। अच्छा कमल साहब, क्या बना आज आपके केस के पास ही अल्टीमेटली निकलेगा? सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ केस जो बना उसका क्या बना? जी वो तो कल हम JIT में गए थे, काफी लंबी 1.5-2 घंटे की वहां पर हमारे से सलाम दुआ उन्होंने काफी लंबी की है। और आज तो रूटीन के जो ATCs में हमारे ऊपर FIR हर दूसरे दिन नई काट दी जाती हैं, फिर उन पे हमें बुलाया जाता है और हमें कोर्ट में हाजिरी करके और जमानतों के लिए वहां पर हाजिर होना पड़ता है। आज GHQ केस था, उसका ट्रायल पहले बड़ी स्पीड से चलाया जा रहा था, अडियाला जेल में उसको रोक दिया गया है और अब ATC में उसकी हाजिरी लगती है और वो लगी और अब अगली डेट दे दी गई है।
तो देखिए, जब कोई सब्सटेंस नहीं होगा, जब कोई मामलात एग्जैक्टली रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो फिर हमें तो अब हमारी समझ से बाहर है कि किस हिसाब से ये सारा कुछ चल रहा है। FIR कटती हैं, फिर हमें बुलाना भी शुरू कर दिया जाता है, ना जाए तो हमारे अरेस्ट वारंट भी निकाल दिए जाते हैं। तो राना साहब, ये तो आप आई डोंट नो, पहले तो मैं इन चीज़ों को बड़ा सुपरफिशियल समझती थी। जब मुझे हुकूमत के टाइम पे एक दो दफ़ा जो हमारे उस वक्त की अपोजिशन थी, उसने ये थ्रेट दी कि आप लोगों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे, आप देखना आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो मैं उनसे पूछती थी आगे से कि मैंने तो इस मुल्क में एक रुपया नाजायज़ किसी का आज तक नहीं लिया, ना कोई दो नंबरी की है, ना करप्शन की है, मुझे आप ऐसे धमकियां किस बात की लगा रहे हैं? आज हम ये सब भुगत रहे हैं क्योंकि सिस्टम आपको माशाल्लाह ये सारे मामलात में आप सिस्टम फैसिलिटेट करता है कि लोगों को विक्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, पॉलिटिक्स को ज़हन में रखते हुए, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे, तो हम भुगत रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, बदला लेने की अभी भी दिल में नहीं बात आती है। जब भी होता है मैं तो हमेशा दुआएं करती हूँ कि अल्लाह, अच्छा चलो अच्छी बात है, हमें ये पता तो लग गया कि ये सिस्टम में ये वाले मामलात है, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इसको खत्म करेंगे, ताकि लोग यहाँ पर अगर मुल्क की खिदमत करने के लिए या अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेने के लिए आगे आते हैं तो वो पॉलिटिकली और सोशल मीडिया पे विक्टिमाइज ना हो। तो मेरी तो यही दुआ है कि हमें मौका मिल जाए। मैं तो इस सबज किताब की बालादस्ती के लिए खड़ी हुई, इस मुल्क की बालादस्ती के लिए खड़ी हुई। मेरे साथ जितने लोग हैं PTI में, ज्यादातर यही कुछ ही करने के लिए आगे आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा लीडर भी इसी वजह से स्टैंड ले रहा है कि ये मुल्क की तरक्की हो, मुल्क आगे बढ़े। हम तो कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क में आग लगी हुई हो और इकोनॉमी जो है वो गटर में जा रही हो, डॉलर जो है वो ऊपर चढ़ रहा हो, मुल्क पे लोगों पे हमारे उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टेकहोल्डर्स जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो और रिकंसिलिएशन हो सके और हकाइक को सामने रख के वो तमाम चीजें हो सके। बहुत शुक्रिया कमल जोसेफ साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज अल्लाह ने के बाद।